और दिल्ली से बड़ी खबर यह कि दिल्ली के अलीपुर में ज़ेर तामीर गोदाम की दीवार मुनहदिम या होने से 5 अफराद की मौत हो गई है। इस हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दीवार मुनहदिम होने से कई अफराद मलबे में दब गए हैं। बचाव और राहत का काम जारी है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। और आई मजीद तफसीलात के लिए इस वक्त बात करते हैं हमारे नुमाइंदा फरहा खान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फरहा, जिस तरह से यह हादसा हुआ है, यह हादसे की नौयत क्या है? यह दीवार कंपाउंड वॉल तामीर हो रहा था, बड़ा गोडाउन है, क्या कुछ खामियां यहां पर हुई जिसकी वजह से हादसा हुआ है? जी देखिए, ये अवैध निर्माण था और ये जो दीवार जो ढाई है ये अवैध निर्माण था, ये बताया गया है। इस हादसे में 5 मजदूरों की जान गई है। 25 मजदूर यहाँ काम कर रहे थे और बाकी जो मजदूर हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है, लेकिन वहाँ पर भी ये पता चल रहा है कि जो 2 हैं उनकी जो जानें हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, क्योंकि देखिए उनकी जान को बहुत खतरा है, क्योंकि उनको बहुत चोटें आई हैं और अभी बाकी मजदूरों को निकाला जा रहा है क्योंकि वो मलबे के अंदर फंसे हैं। तो देखिए, ये पहली बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि ऐसी मजदूरों की जान पर बात बन आई है। चाहे वो हम बात करें मुल्का की, कई मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं और जो उनके जो ओनर हैं या जो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं वो सब ये नहीं देखते। जितने भी अवैध निर्माण होते हैं वो उसी तरीके से इनकी जानों को खतरा होता है। ये काम करने तो आ जाते हैं लेकिन इनकी जान को उतना ही खतरा होता है। तो आज 25 मजदूर इसमें काम कर रहे थे और उसमें से जो 5 की है वो जान जा चुकी है। और आपको बता दूं कि इस पर पीएम ने भी जो है ट्वीट करके कहा है कि ये बहुत बड़ा हादसा है दिल्ली के लिए और उसके लिए उन्होंने शोक जताया है। तो वहीं पर सीएम केजरीवाल ने भी कहा है कि यहाँ पर 4 जेसीबी एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, क्योंकि 12:30 बजे के करीब इत्तला हुई कि ऐसा कुछ हो गया। उसके बाद दमकल की गाड़ियां जो है वो पहुंच गई थी, पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और उसके बाद अभी जो है करंटली कोशिश की जा रही है कि जो मजदूर मलबे के अंदर फंसे हैं उनको लगातार बाहर निकाला जाए। तो अभी के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जो फंस गए हैं, जिनको चोटें आई हैं, तो 5 की तो मौत हो गई है लेकिन बाकी 7 लोग अभी गंभीर हैं, जिसमें से 2 की जो जान है वो बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है और अभी कुछ कह नहीं सकते। तो ये लगातार हादसे जो है दिल्ली में इस तरीके के देखने को मिल रहे हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्या ये मजदूरों की है जो काम करने आते हैं, इनकी जानें इतनी सस्ती हैं? क्योंकि कोई भी इन पर जवाबदेह नहीं होता है, क्योंकि जो इसके मालिक हैं उनसे भी अभी पूछताछ वगैरह होगी। जी बिल्कुल, लगातार ऐसी कॉन्ट्रैक्ट सामने आ रही है। यहाँ पर ये जिस कॉन्ट्रैक्ट पर लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स जो काम कर रहे हैं, और इंजीनियर की एक चूक हो सकती है इसमें, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ी दीवार वहां पर तामीर हो रही है और अचानक इतनी बड़ी दीवार का मजदूरों पर गिर जाना, ये दीवार मजदूर अपने तौर पर तो फैसला लेकर तामीर नहीं करते, इंजीनियर की गाइडलाइंस पर यह तामीर होती है, ठीक है, तरीके पर ही तामीर होती है। तो ऐसे में जिसकी गलती है, क्या उनसे कोई जवाबदेही तलब की गई है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हादसे पर अफसोस का इजहार तो कर दिया है, तो इन मजदूरों के लिए क्या कुछ सरकार की तरफ से और कंपनी की तरफ से क्या कुछ ऐलान हुआ है एक्स ग्रेशिया का, कंपनसेशन का? जी देखिए, अभी तो फिलहाल के लिए वहां पर ये राहत कार्य जारी है। वहां एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, जो मजदूर वहां मलबे से निकले हैं उनको निकाला जा रहा है। तो अभी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो मजदूर फंसे हैं पहले उनको निकाला जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी तक 15 मजदूरों को निकाला जा चुका है, जिसमें से 5 की मृत्यु हो गई है और कुछ बहुत ज्यादा घायल हैं और कुछ गंभीर हैं। तो लगातार ये राहत कार्य चल रहा है और जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल चूक है, जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो गलती जरूर होती है। और मैंने आपको बताया कि यह अवैध था, तो इस पर भी पूछताछ जो है वो पुलिस करेगी और पुलिस वहां लगातार मौजूद है। लेकिन अभी इसी चीज पर फोकस किया जा रहा है कि जो बाकी मजदूर मलबे के अंदर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। फराज, जिस तरह से 25 मजदूर काम कर रहे थे बताया जा रहा, तो कितने मजदूर अभी फंसे हो सकते हैं?
जी देखिए 10 से 15 मजदूरों के फंसे होने की बात सामने आ रही है और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। 10 से 15 मजदूर जो हैं वो मलबे के अंदर फंसे हुए हैं और लगातार जो टीम है वो ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों को निकाला जा सके, क्योंकि बाकी जिनको निकाला है वो जख्मी है। तो जैसा कि आपने कहा कि कार्रवाई ये सब होगा और सीएम ने जो ट्वीट किया है वो अभी शोक को लेके किया है, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ होगी, पुलिस पूछताछ करेगी उसके बाद, क्योंकि देखिए एक्शन, जैसे मैंने कहा कि मजदूरों की जान कितनी सस्ती, आए दिन हमें पता चलता है कि कहीं मुनका का तो इतना बड़ा कांड हुआ था कि जिसमें लोगों की पहचान तक नहीं हो पाई थी, ऐसी आग लगी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां मजदूरों की जान जो है वो जोखिम में चली गई थी और पता भी नहीं चला था कितने लोग जल गए, जो अपने घर तक भी नहीं पहुंच पाए थे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठता जा रहा है कि इनको काम के लिए तो लेके आया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जाता है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जहां पर तैनात है, काम कर रहे हैं, इनके ऊपर कौन है? तो जैसा आपने कहा कि चूक सबकी है, लेकिन इस पर अभी पुलिस तहकीकात करेगी। लेकिन अभी के लिए जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जो बाकी मजदूर जो फंसे हुए हैं बिल्कुल उनको बचाया जाए और उनको राहत दी जाए एक तरह से। बिल्कुल, और अवैध निर्माण है, इस तरह के निर्माण पर जो है शुरुआत पे ही रोक लगा दी जाए तो ये मजदूरों की जान बच सकती है, क्योंकि अवैध निर्माण है, मनचाहा तरीके से इसको ये लोग अपना निर्माण कर लेते हैं और ऐसी गलतियों के बाद मजदूरों की जान चली जाती है। फराह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए, आपने तफसील से पूरी रोशनी डाली। तो फराह ने जैसा कि बताया कि अभी फिलहाल वहां पर मजदूरों को बचाने की लगातार कोशिश है, वहां पर सरकारी इंतजामिया मौजूद है, जो मलबे में दबे हैं मजदूर उनको पहले वहां से निकाला जाए ताकि उनको सेहत का ख्याल रखा जाए, उनको अस्पताल तक पहुंचाया जाए। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र हुकूमत ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नामों को तब्दील करने का फैसला वापस ले लिया है। इसके साथ ही रियासती हुकूमत ने नई मुंबई एयरपोर्ट को सियासतदान और समाजी जहदकार दिबा पाटिल के नाम से मंसूब करने का फैसला भी वापस ले लिया है। वाजरे के शिवसेना में बड़े पैमाने पर बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने 29 जून को आनंद फानंद दोनों शहरों के नामों को तब्दील करने का फैसला लिया था और फैसले के बाद बतौर वजीर आला इस्तीफा दे दिया था। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नामों के तब्दील करने के फैसले पर रोक लगाते हुए डिप्टी वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने काबीना को बताया कि दोनों शहरों के नामों को तब्दील करने का फैसला साबिका हुकूमत की जानिब से जल्दबाजी में लिया गया था। वजीर आला एकनाथ शिंदे साबिका हुकूमत के फैसले का जायजा लेंगे और फैसला करेंगे। तो नामों की तब्दीली का फैसला वापस लिया गया है शिंदे सरकार की तरफ से। इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, जिस तरह से सरकार ने यह बड़ा फैसला वापस लिया है, जिस तरह से कहा गया कि आनंद फानंद में उद्धव ठाकरे ने यह फैसला लिया, उसके बाद इस्तीफा हो गया, क्या सरकार अब उद्धव ठाकरे के लिए के फैसलों पर एक तरह से अपना ये तर्क देते हुए ये कार्रवाई अब कर रही है कि आपके तमाम चीजें वापस ली जाएंगी? क्या कुछ इसमें सियासत दिख रही है वसीम? देखिए, जिस तरह से शिंदे सरकार बनी है अभी तक इसमें पूरी तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हो पाया। महज सिर्फ 2 ही पोर्टफोलियो इस वक्त है, सीएम और डिप्टी सीएम। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने आखिरी कैबिनेट में जो फैसले लिए थे उस फैसले को लेकर अब कहीं ना कहीं रिव्यू ये सरकार करना शुरू कर दिया है। लगातार उनके जो फैसले हैं उन पर रिव्यू शुरू है। जहां तक नामों की बात करें तो इस नाम को लेकर लगातार बीजेपी की भी मांग रही है कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया जाए और शिवसेना की भी मांग रही है। और आखिरी कैबिनेट में जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने इस पूरे नामकरण को बदला, एक फैसला लिया, इस मुद्दे को लेकर अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं आक्रामक नजर आ रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने जो फैसला लिया है वो फैसला लॉ के अंडर नहीं आता है। क्योंकि टेक्निकली इस बात पे अगर गौर किया जाए तो जब फ्लोर टेस्टिंग की बात राज्यपाल ने कर दी थी तो उस दौरान किसी भी तरीके से कैबिनेट नहीं हो सकती है, इस तरह का तर्क दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो नामकरण का फैसला लिया गया है ये पूरी तरीके से आगे जाके कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब बन सकता है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अगली कैबिनेट की मीटिंग में इस नाम को आगे बढ़ाते हुए इस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद रिव्यू बैठक की जाएगी। रिव्यू बैठक के बाद ही इस पूरे फैसले को अनुमति दी जाएगी, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे ने जो फैसला लिया था अपनी कैबिनेट में उस पर किसी तरह का कोर्ट में अगर चैलेंज किया जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें इसमें 2 चीजें हैं वसीम, इसमें 2 चीजें हैं। आपको याद होगा इम्तियाज जलील ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कई लोगों को लेकर के, उसमें ये बात सामने आई थी कि कानूनन ये नाम तब्दीली नहीं हो सकती,
ये चैलेंज किया गया था सरकार को। एक तो ये वजह, दूसरा और बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वो ये जताना चाहते हैं कि आप नामुकम्मल थे, कैबिनेट पूरी नहीं थी, सरकार एक तरह से आपकी पूरी तरह से खत्म हो गई थी, ये फैसला हम लेना चाहेंगे। करना तो ये भी चाहते थे पहले से ही, लेकिन रोक करके ये शायद इसका सेहरा अपने सर बांधना चाहते हैं। दो चीजें हैं इसमें। जी जरूर, ये बात आपने सही कहा कि जो सहरा सभी अपने सर पे बांधना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि औरंगाबाद के नाम को लेकर अक्सर सियासत देखने को मिली है। और जिस तरह से संभाजी नगर का नाम बदलने को लेकर बाला साहब ठाकरे के ज़माने से लगातार मांग उठ रही है, और बीजेपी चाहती थी कि उसकी जब सरकार बने उस दौरान इस तरह का फैसला लिया जाए। लेकिन आखिरी कैबिनेट में जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने नाम बदली किया और उसके बाद इस आदेश को पारित किया है, इस आदेश को लेकर सभी ने स्वागत किया। बीजेपी भी इस आदेश को मानने के लिए तैयार है। कई ऐसे डिसीजन थे जो उद्धव ठाकरे सरकार के, उसे कहीं ना कहीं कैंसिल करने का काम किया, जैसे मेट्रो कार शेड को लेकर जो आरए में बन रहा था उसे भी कहीं ना कहीं रिव्यू करने की कोशिश की और वहां पे बदलाव किया गया। एक बार फिर कार शेड आरए पे आ चुका है। ये नामकरण को लेकर सभी चाहते हैं कि उसका बेनिफिट उनको मिले, उसकी राजनीति इस तरह के मिले। और जो टेक्निकल चीज़ है, खास करके अगर इस तरह के नाम को अगर कैबिनेट में मंजूरी मिलती है तो उसके जीआर निकालना है, लोगों तक बहुत सारे इसके प्रोसेस है वो पूरे करना है। तो ऐसे वक्त में किसी भी तरह की कोई कमियां ना हो, इसका ख्याल रखने के लिए एक रिव्यू बैठक होगी। इस बैठक में एक बार फिर इस नाम को संभाजी नगर या उस्मानाबाद के जो नाम है उन दोनों नामों के जो चेंजेस किए गए हैं उन सभी नाम को कहीं ना कहीं अगली कैबिनेट में अनुमति देने का काम देवेंद्र फडणवीस और शिंदे सरकार की तरफ से किया जाएगा। जी वसीम, एयरपोर्ट के नाम को भी जो है जो रखा जाना था, जिसको उद्धव ठाकरे सरकार ने फैसला लिया था, उसको भी फिलहाल रोक दिया गया है। इसमें इसकी क्या वजह थी? देखिए, जिस तरह से एयरपोर्ट का नाम डीवाई पाटिल के नाम से देने की बात की गई थी, ऐसे कई नाम दिए गए थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक इसे रोका नहीं गया है, पूरी तरीके से रोका नहीं गया। इस पे कहीं ना कहीं रिव्यू करने की आगे की जानकारी दी गई है। पूरी तरीके से इस पर फैसला अभी तक नहीं लिया गया। अगली जो बैठक होगी कैबिनेट की, उसमें जो टेक्निकली जो भी मुद्दे होंगे उसको क्लियर करने के बाद साफ तौर पर इसे किस तरह से आगे प्रोसेस किया जाएगा, इसको लेकर अगली कैबिनेट में डिसीजन जरूर होंगे। क्योंकि जो मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया था कि जिस तरह से टेक्निकली जब फ्लो टेस्ट, यानी जब तक पूरी कैबिनेट इस पर फैसला नहीं करती तब तक ये नामुमकिन है सीधे तौर पर। जी जरूर, जिस तरह से देखा गया है कि अगर इम्तियाज जलील ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया था कि ये टेक्निकली हम इसको चैलेंज करेंगे, तो एक वजह ये भी है कि कोर्ट में इस बात को भी रखा जा सकता है कि जो कैबिनेट का फैसला था वो जायज़ नहीं है, क्योंकि तब तक सरकार पे सवालिया निशान उठ गए थे। तो इसलिए भी एक टेक्निकल तौर पर यह भी माना जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिंदे सरकार की तरफ से इस बात का सीधा संकेत जरूर दे दिया गया है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से जो भी बड़े फैसले लिए गए हैं उन सभी फैसलों पे हम रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद किस तरह से, अगर जैसे नामकरण की बात है तो उन्हें हम कैबिनेट में मंजूरी देंगे, उसकी जो अगले प्रोसेस है उससे हम आगे लेके जाएंगे। और दूसरे जो भी बड़े डिसीजन लिए गए थे आखिरी दिनों में, क्योंकि बीजेपी ने इस बात को लेकर भी शिकायत दर्ज की थी राज्यपाल में कि 4 दिन के अंदर 200 से ज़्यादा निर्णय और जीआर पास किए गए हैं। तो इस बारे में ध्यान में रखते हुए सारी जो कैबिनेट के प्रोसेस है उसको ध्यान में रखते हुए सभी फैसले का रिव्यू किया जा रहा है, जिसमें 2 बड़े फैसले थे, खास करके नाम के उस्मानाबाद औरंगाबाद के नाम को चेंजेस करने के लिए, क्योंकि सालों से महाराष्ट्र में इस बात को लेकर सियासत छिड़ी हुई थी। जो मराठी मुद्दे पे या फिर जो हिंदू विचारधारा की जो पार्टियां हैं वो चाहती थी कि इस नामकरण का किया जाए, और उसका कहीं ना कहीं असर भी देखने को मिला। और लास्ट में जब कैबिनेट खत्म होने, आखिरी कैबिनेट में उद्धव ठाकरे ने क्रेडिट लेने की कोशिश की। अब टेक्निकली ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये प्रोसेस पूरी तरीके से आगे जाके ठीक तरीके से नहीं किया जा सकता है, तो अब फिर से रिव्यू किया जाएगा। तो इस पूरे नाम के कहीं ना कहीं बेनिफिट उठाने की कोशिश हमें बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से की जाएगी। वसीम, एक चीज तो है, उद्धव ठाकरे ने जाते जाते ये जो काम किया था उन्होंने एक तरह से इसका बेनिफिट ले लिया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी चाहते थे, एकनाथ शिंदे, बीजेपी, जैसा कि आप बता रहे हैं, सभी चाहते थे कि नाम की तब्दीली हो, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बाजी मार ली। जो हम काम करना चाहते थे वो टेक्निकली जो भी इसमें प्रॉब्लम थी वो एकनाथ शिंदे सरकार या फडणवीस मिलकर कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो ये काम कर लिया। अब इस काम को लेकर आम लोगों में, जनता में महाराष्ट्र की, जो इसके पक्ष में थे, जो इसके खिलाफ थे, क्या असर देखने को मिल रहा है?
देखिए, जिस दिन ये नाम चेंजेस हुआ उस दिन से ही कहीं ना कहीं एक तरफ विरोध भी देखने को मिला। एमआईएम जैसी पार्टियां ने लगातार इसका विरोध जताया, समाजवादी पार्टी ने विरोध जताया, कांग्रेस ने विरोध जताया। उनका साफ तौर पे कहना था कि नाम बदलने से किसी भी तरीके के कोई जिले की तरक्की नहीं होती है, तो नाम बदली करने से पहले वहाँ के विकास की बात करें, इस तरह के मुद्दे सामने रखे गए। लेकिन सबसे अहम बात, उद्धव ठाकरे ने उस दौरान जिस तरह से क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो बीजेपी अब ये बताने की कोशिश कर रही कि 2.5 साल उद्धव सरकार चली, उन 2.5 सालों में नामकरण को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया। आखिरी कैबिनेट लिया जाता है, उस कैबिनेट में नाम को बदली किया जाता है। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर शिवसेना हिंदुत्व के रास्ते पे चल रही है। इस तरह की बातों से और इन मुद्दों के जरिए बीजेपी और शिंदे दोनों ही बाकायदा उद्धव ठाकरे को घेरने में लगे हैं और शिवसेना को बताने की कोशिश में लगे हैं कि महाविकास आघाड़ी के साथ जब वो गए तो उसके बाद उनके हिंदुत्व पे सवाल या निशान उठने लगे थे। और पिछले 2 सालों में से जिस मुद्दे को मांग कर रहे थे, लगातार जो 40 विधायक जो शिंदे ग्रुप छोड़ के गए थे वो भी इस बात की मांग कर रहे थे, लेकिन महाविकास आघाड़ी के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया था। इसकी भी एक नाराजगी है। तो इन सारे मुद्दों को एक बार फिर शिंदे सरकार और बीजेपी की तरफ से भुनाने की कोशिश की जाएगी और ये बताने की कोशिश की जाएगी किस आनन फानन में उद्धव ठाकरे ने इस पूरे डिसीजन को लिया था, जिसको आगे जाके चैलेंज किया जा सकता है। अब हम सही तरीके से अगली कैबिनेट में इस पूरे मामले को उठाएंगे और कहीं ना कहीं नामकरण जो तरीके से होना चाहिए था उस नामकरण को आगे बढ़ाया जाएगा और एक बार फिर औरंगाबाद को संभाजी नगर जो सालों से जो मांग थी इस सरकार को, ये सरकार उसको पूरा करेगी। वसीम, हमें कब तक जो है कैबिनेट पूरी मुकम्मल देखने को मिलेगी? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं 200 ऐसे फैसले हैं जो जाते जाते उद्धव ठाकरे ने किए थे, अब उनका रिव्यू होना है, वो सारी चीजें देखनी है, उसके लिए कैबिनेट की शर्त लगाई गई कि कैबिनेट में इसकी मंजूरी होगी। तो हमें कंप्लीट कैबिनेट कब तक देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में? देखिए, जिस तरह से महासरकार पिछले दिनों से काम कर रही है, कुछ दिनों से उसे लेकर सवालिया निशान भी उठ रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से कई तरह के मानसून के विपदा यहाँ पे देखने को मिल रही है, खतरे साफ तौर पे देखने मिले, कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, तो सवालिया निशान उठने लगे। जहाँ तक कैबिनेट विस्तार की बात है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जिस तरह से 18 तारीख को महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट इलेक्शंस की वोटिंग होने हैं, 21 तारीख को उसके रिजल्ट आने हैं, उसके बाद 21 से 24 के बीच में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा और साथ ही 25 तारीख के बाद महाराष्ट्र में जो मानसून अधिवेशन है उसे अनुमति दी जाएगी। तो कैबिनेट की जो डेट है पिछले वीक होने वाली थी, लेकिन जिस तरह से प्रेसिडेंट इलेक्शन सामने आए और जिस तरह से सभी विधायकों को एकजुट करना है, वोटिंग करवाना है, सांसदों की वोटिंग करवाना है, इस सब को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। 21 तारीख से लेकर 22 तारीख से लेकर 24-25 तारीख के बीच में कैबिनेट का विस्तार होगा और पहले कुछ मंत्री ही शपथ लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पूरी तरीके से विस्तार किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अंसारी, इस तफसील से इस पूरे मुद्दे पर रोशनी डालने, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, उद्धव ठाकरे के लिए गए वो आखिरी दिनों में फैसले तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे सरकार ने, यानी शिवसेना एकनाथ शिंदे सरकार ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। आगे बढ़ेंगे। कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की जा रही है, लगातार दूसरे दिन 20,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। जारी करदा ताजा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 47 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इसी दौरान में 16,994 अफराद शिफायाब हुए। मुल्क में कोरोना से 5,25,604 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है। मुल्क में यौमिया कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4.44% है। कोरोना टीकाकारी और बूस्टर डोज मुहिम भी जारी व सारी है। अब तक 199,47,34,994 टीके लगाए जा चुके हैं। और वहीं बालिगों के लिए मुफ्त बूस्टर डोज मुहिम का आज से आगाज हुआ। आज़ादी के अमृत महोत्सव तकारीब के हिस्से के तौर पर आइंदा 75 दिनों तक ये मुहिम जारी रहेगी। गुज़श्ता दिनों मरकजी काबिना की मीटिंग में मुफ्त बूस्टर डोज देने के हवाले से फैसला लिया गया था। ज़राए के मुताबिक 18 से 59 साल की उम्र के 75 करोड़ अफराद एहतियाती डोज लेने के अहल हैं, लेकिन उनमें से 1% से कम ने बूस्टर डोज ली है। हालांकि 60 या इससे ज्यादा साल के तकरीबन 16 करोड़ अफराद बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। तो सेहत खदमात से वाबस्ता तकरीबन 26% अफराद एहतियाती खुराक ले चुके हैं। बूस्टर डोज लेने के ज़ाब्ते में भी गुज़श्ता दिनों तब्दीली की गई है। नए ज़ाब्ते के मुताबिक दूसरा टीका लगवाने के 6 महीने बाद एहतियाती खुराक ली जा सकती है। आज से देश भर में अमृत महोत्सव के चलते केंद्र सरकार ने 75 दिनों तक जो वयस्क हैं यानी कि 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए बूस्टर डोज
मुफ्त लगाने का अभियान शुरू किया है। इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर एम वली। सर, सरकार ने जिस तरीके से बूस्टर डोज जो 18+ लोग हैं उनके लिए मुफ्त लगाने के अभियान की शुरुआत आज से की है, तो किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत वेलकम स्टेप है और ये वैक्सीनेशन में भी बूस्ट करेगा, मतलब वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज़ करेगा। अगर हमने ये देखा है कि बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो 59 साल से कम और 18 साल से बड़े हैं और वो टारगेटेड पॉपुलेशन है जिसको हमको प्रोटेक्शन डोज या बूस्टर डोज देना है और जिसकी मियाद भी कम कर दी गई है 9 महीने से 6 महीने, तो वो 77 करोड़ लोग ऐसे हैं एक सर्वे के हिसाब से। तो उनको कवर करना बहुत ज़रूरी है और उनका भी बहुत कम कवरेज हुआ है, लेस देन 1% या 1% हुआ है। तो उस पॉपुलेशन को हमको ये बूस्टर डोज देना है, बहुत जल्दी देना है और फ्री देने का मतलब ये है कि सब लोग आगे आएँ और लगवाएं। और गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वां साल है, तो 75 दिनों तक ये अनुराग जी ने, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने अनाउंस किया है, तो ये तो बहुत ही वेलकम स्टेप है। और उन्होंने भी अपनी तरफ से नहीं, ये तो शायद मोदी जी की तरफ से इशारा हुआ होगा, सरकार का डिसीजन अनाउंस किया है उन्होंने। और उन्होंने ये कहा है कि आगे आने वाले 75 दिनों तक 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री टीका बूस्टर डोज लगाया जाएगा। ये बहुत वेलकम स्टेप है और इससे एक बड़ी आबादी को हम कवर करेंगे। इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ये जो कम लोगों को लगा है बूस्टर, इस उम्र के लोगों को, उसको कवर किया जाएगा तेज़ी से। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो नए वेरिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, नए कोरोना के जो BA.2 वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं और तेज़ी से बढ़ते हुए केसेस की अभी आपने बात की, वो वाली पॉपुलेशन भी कवर होगी और इम्यूनिटी जो कम हो गई है लोगों की वो बढ़ जाएगी। सर बिल्कुल, सरकार ने तो एक अच्छा कदम उठाया है यहाँ पर, लेकिन हम पिछले 2 दिनों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये क्या कारण है सर कि एक बार फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं? देखिए, आपको याद होगा जब हमने ओमिक्रॉन की बात की थी तो हमने बार बार ये कहा था कि बहुत तेज़ी से फैलता है। मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों ने मास्क लगाना कम कर दिया है, लोगों ने शेक हैंड शुरू कर दिया है, करीब आना शुरू कर दिया है, 2 मीटर का डिस्टेंस नहीं, और सैनिटाइजेशन में भी सुस्ती हो रही है। तो ये सब बातों की वजह से ये धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छी बात ये है कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहे हैं, लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं और जो लंग में इन्फेक्शन नहीं जा रहा है, जो कि ओमिक्रॉन का एक कैरेक्टर है। बट ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट्स अभी देखे जा रहे हैं, अमेरिका में भी देखे गए और अमेरिका के CDC और डॉक्टर एंटोनी फॉची ने वार्न किया है कि हमको इसको हल्के में नहीं लेना है। मोदी जी ने कई बार कहा है कि हमको इसको हल्के में नहीं लेना है। तो इसके लिए हमें बहुत सावधान रहना है कि नए वेरिएंट्स में से ऐसा कोई ना आ जाए जो बहुत घातक हो। बिल्कुल सर, कोविड से भी अभी उभरे नहीं थे। मंकी पॉक्स का भी पहला केस केरला में पाया गया है। भारत में भी मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। लोग थोड़े कहीं ना कहीं इससे सर डरे हुए हैं। तो किस तरीके से इससे बचा जा सकता है और कितना ज़्यादा ये खतरनाक है? देखिए, मंकी पॉक्स जो है अभी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ख़तरनाक है, और मंकी पॉक्स तो आना ही था। देखिए, और हमने इसकी बहुत पहले बात भी की थी आपके चैनल पे, आप ही ने बहुत हमारा डिस्कशन दिखाया था। तो मंकी पॉक्स एक वायरल इलनेस है और ये कई तरह के स्किन लीजन्स प्रोड्यूस करता है और ये शरीर को इन्वॉल्व करता है, स्किन को मेनली इन्वॉल्व करता है और इसमें पनियाले वगैरह हो जाते हैं, सांस की नली में भी खराश हो जाती है और बुखार आता है। तो ये मंकी पॉक्स जो है एक तरह से इससे बचना है और बचने के वही तरीके हैं इसके कि एक तो मास्क लगाएं, दूसरे सैनिटाइजेशन रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें और ये काफ़ी अच्छी तरह से फैल सकता है अगर हम ये सावधानी नहीं रखेंगे। और इसके लिए ऑन ट्रायल वेरिसेला वैक्सीन भी है हमारे पास, तो उसकी भी ट्रायल्स हुई हैं, इंडिया में भी हो रही हैं और ये सब एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हमने ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रखी थी और हम इससे सावधान थे और इसको हमको कर्टेल कर लेना है बहुत जल्दी। सर, तो एक सवाल और है कि इसके सिम्टम कैसे पहचाने कि ये मंकी पॉक्स ही है? देखिए, इसमें बेसिकली स्किन लीजन्स होते हैं। स्किन के 5-6 तरह के जो भी लीजन्स होते हैं, खुरन जमना, छाला होना, पनियाला होना, सुर्खी होना और स्किन के अंदर रैश होना, ये 5 तरह के लीजन्स हमारी स्किन में हो सकते हैं। इसके अलावा बुखार आता है और ये एसिम्टोमेटिक होता है ज़्यादातर केसेस में, और जिनमें सिम्टोमेटिक भी होता है तो सेल्फ लिमिटिंग होता है इसमें, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी आवश्यक है। तो सर, क्या ये भी कोविड की तरह ही उतना इन्फेक्शियस है?
नहीं, हम ये नहीं कह सकते। और इससे जो है ये दूसरी तरह का एक जैसे चिकन पॉक्स होती है, वेरिसेला होती है, उससे मिलता जुलता वायरस है और उसी से मिलती जुलती फैमिली का वायरस है। ये कोविड वायरस के समान नहीं है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एम वली, जिनका कहना है कि जिस तरीके से आजादी के अमृत महोत्सव के चलते केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज अगले 75 दिनों तक जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए मुफ्त की है, इस कदम का तो सराहना करते ही हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोविड से बचने के लिए अभी भी कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना होगा। कैमरा पर्सन बीनू के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 18 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मुफ्त बूस्टर डोज मुहिम की शुरुआत अगले 75 दिनों के लिए की है। हम इसका खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस कदम से लोग कोविड वबा से खुद को महफूज कर सकेंगे। अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनकी सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस तरह प्रिकॉशन डोज देकर जनता की मदद करने का काम किया। जैसे कोरोना में उन्होंने इतना बड़ा काम किया वैक्सीनेशन का, वो फ्री वैक्सीनेशन का, और ये प्रिकॉशन डोज लगाकर उन लोगों को और ज़्यादा मदद मिलेगी जिन लोगों ने तकलीफ़ हुई है उनको। और मैं समझता हूँ केंद्र सरकार का एक जन कल्याणकारी कदम है, इसकी मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूँ और इसका जनता को बहुत लाभ मिलेगा। इसी के साथ न्यूज़ एट 5 में